Hello students, this is the third part of class 11th chemistry chapter structure of atom. इससे लास्ट वाले जो पार्ट में पिछले जो पार्ट हमने कराया था उसमें हमने आपको जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोन्स, ये सब डेफिनेशंस आपको पिछले पार्ट में हमने आपको कराई थी। उससे आगे के टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने जो है पहले से ही लिख रखा है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप यहाँ से समझ रहे हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रोडक्शन से जो वेव बनती हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और इसकी क्या थ्योरी है, इसकी क्या मेन पॉइंट है, उसे डिस्कस करेंगे। देखें, द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज, यानी कि इसकी जो मेन पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। नंबर फर्स्ट, द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। यानी कि किसी भी एनर्जी सोर्स से अगर रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी कंटिन्यूअसली निकल रही है तो हम उसे बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है ना। जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो उसमें से कंटिन्यूअसली जो है एनर्जी अल्फा बीटा गामा रेज की फॉर्म में निकलती रहती है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो रेडिएंट एनर्जी है या जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते रहते हैं रेडिएंट एनर्जी में। ठीक है ना। थर्ड आता है द रेडिएशन एनर्जी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडिएंट एनर्जी की प्रोपेगेशन या रेडिएंट एनर्जी की वेव्स की प्रोपेगेशन स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट भी होती है। उसके अलावा नंबर 4, बिकॉज ऑफ अबव कैरेक्टरिस्टिक्स द रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हमने ये निकाला कि जो रेडिएशन एनर्जी है वो जिस फॉर्म में फ्लो होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब आप थोड़ा 12th में ज्यादा डिस्कस करोगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने 10th में डिस्कस कर रखा है। वहां पर आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ये आपका फिजिक्स का जो है सेकंड चैप्टर था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड लाइंस के बारे में काफी डिस्कस किया है। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी कि ये वेव किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं प्रोपेगेट करने के लिए, जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे भाई साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि एयर होना चाहिए, अगर एयर नहीं है तो साउंड वेव्स प्रोपेगेट नहीं करेंगी। लेकिन जो हमारी ये वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन्हें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपेगेशन के लिए। तो ये कुछ मेन आपके 5 पार्ट्स थे, 5 पॉइंट थे जो कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी को जो है डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें और डिस्कस करते हैं। इसे मैं रब कर रहा हूं। अब ये समझ लीजिए कि हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि प्रोपेगेट कुछ इस तरह से होती है। ठीक है ना। तो जो मीन पॉइंट है या जो मीन पाथ है
उससे ऊपर की ओर जो भी आपको जो है डेल्टा टाइप में दिख रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रस्ट। और जो नीचे की ओर है उन्हें हम बोलते हैं ट्रफ। इसे जरा ध्यान रखना, ठीक है ना, टाइम टी के रेस्पेक्ट में ये ट्रेवल कर रहे हैं, क्रस्ट और ट्रफ। अब सबसे पहले आता है कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सम कैरेक्टरिस्टिक्स of electromagnetic waves। तो सबसे पहले इसमें आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का आपने 9th में पढ़ रखा है कंसेप्ट, 10th में वेवलेंथ नहीं है लेकिन 9th में आपके साउंड वाले चैप्टर में जरूर है। तो वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड wavelength, and it is denoted by lambda. Its SI unit is मीटर और सेंटीमीटर। वैसे तो मीटर ही होती है मेन, तो आप जैसे ऐसा यूनिट मीटर में डालें तो बेहतर है। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो अगर यहां वेवलेंथ की बात करी जाए तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी जो है वेवलेंथ बोली जाएगी। लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा यहाँ पे ग्रीक वर्ड है जिसे लैम्डा बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी आप जो है 9th में ही पढ़ रखे हैं, 9th का टॉपिक है। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन in 1 second of any wave is called its frequency. It is denoted by फ्रीक्वेंसी कई सिंबल से डिनोट होती है। एफ से इसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर एन से इसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर एक और नया सिंबल है न्यू, इसे बोलते हैं हम न्यू, NEW। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड ऑफ एनी वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। It is denoted by F or N or nu. Its general formula is F equal to 1 upon T, and its SI unit इसे आप ऐसा यूनिट सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज दो से डिनोट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट इसकी सेकंड इनवर्स भी हो सकती है या पर सेकंड जिसे बोलते हैं, और इसे हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो वेवलेंथ आप समझ गए, दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट इसकी मीटर है। दूसरा फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड ऑफ एनी वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय एफ और एन और न्यू, इट्स जनरल फॉर्मूला एफ इक्वल टू 1/t एंड इट्स ऐसा यूनिट इज सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड आपका था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो भी वेव ने टाइम गेन किया है उसे हम टाइम पीरियड को बोलते हैं, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड between two fixed points, distance covered between two fixed points by any wave in some time, कुछ समय में जो भी डिस्टेंस कवर किया हो इज कॉल्ड टाइम पीरियड of the wave. It is denoted by capital T and its general formula T equal to 1/f, जो हमने फ्रीक्वेंसी वाला कराया था, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t या टाइम पीरियड t इक्वल टू 1/f एंड इट्स SI यूनिट इज सेकेंड, और इसकी SI यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड के बाद में और देखें, नेक्स्ट आपका आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी वेव की अपनी मीन पोजीशन से जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस वेव का एम्पलीट्यूड बोला जाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of any wave from its mean position, यानी कि इसकी मीन पोजीशन से जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय small a and its SI unit is मीटर और सेंटीमीटर। तो किसी वेव की उसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वही उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट है मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एम्पलीट्यूड हमारे पास में हो गया, वेवलेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, एक लास्ट और है जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी।
वेलोसिटी समझे। वेलोसिटी आपने वैसे काफी बार पढ़ रखा है। तो वेलोसिटी होता है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम ऑफ एनी वेव is called its velocity. It is denoted by v. It is denoted by v, and its general formula तो वेलोसिटी v का जो जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी v होती है डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं लैम्डा अपॉन टाइम यानी कि t। तो आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है लैम्डा अपॉन t। एक तो ये है, और 1 अपॉन t होता है फ्रीक्वेंसी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो v इक्वल टू एन लैम्डा या एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसकी एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो है आज आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।